पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुतनाज़ बॉर्डर ड्यूरेंड लाइन की हकीकत क्या है, इस बॉर्डर पर रहने वाले कबाइल की तारीख क्या बताती है और इस लकीर से ये कैसे तकसीम हो गए। ग्रेट गेम में ये बॉर्डर ब्रिटिश सरकार के लिए क्यों अहम हो गया था। एंग्लो अफगान वॉर्स में ये बॉर्डर कैसे बदलता रहा और ये इलाके कैसे हाथ बदलते रहे। क्या ये वाकई कोई बॉर्डर है या नहीं, जानिए इस वीडियो में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर, जिसे ड्यूरेंड लाइन भी कहा जाता है, दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की कशीदगी की एक बड़ी वजह भी यही इशू है। पाकिस्तान इसे इंटरनेशनल बॉर्डर कहता है और अफगानिस्तान इसे बॉर्डर नहीं मानता। लेकिन इस ड्यूरेंड लाइन की तारीख क्या है? क्या वाकई ये बॉर्डर है या नहीं? ये लाइन 1893 में खींची गई थी और तब से लेकर अब तक इससे जुड़ी बहुत सी कंट्रोवर्सीज हैं, बहुत से मुआहदे हैं जिनके हवाले दिए जाते हैं। जब ये बॉर्डर तय हो रहा था तो अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के दरमियान क्या कमिटमेंट्स हुई थी, कबाइल के तहफ़्फ़ुज़ात क्या थे और इस हवाले से तारीखी डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं, ये इस वीडियो में बात करेंगे। इस बॉर्डर को समझने से पहले इसकी तारीख, जोग्राफिए और 1893 में इस बॉर्डर पर एग्रीमेंट से पहले यहाँ की जो पॉलिटिक्स थी उसे समझना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए इनको ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। ड्यूरेंड लाइन एक लंबी बेल्ट है जिसकी लंबाई 2600 किलोमीटर से ज़्यादा है। वाखान से शुरू होकर ये ईरान तक जाती है। मौजूदा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इलाकों में ज़माने कदीम से ज़्यादातर पश्तून ट्राइब्स आबाद रहे हैं। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने इन लोगों को पैक्तियंस का नाम दिया था, जो कि अराचूसिया में आबाद थे और कभी ईरानी अकेमेनिड एम्पायर का हिस्सा थे। बलोच कबाइल इस लाइन के साउथ की तरफ आबाद थे। नॉर्थ में ये इलाके गंधारा का हिस्सा रहे। इसके बाद यहाँ इंडो ग्रीक्स किंगडम्स भी कायम हुई। फिर यहाँ बुद्धिस्ट और हिंदू शाही डायनेस्टी का दौर आया। 8th सेंचुरी में अरब मुसलमान खुरासान के इलाकों में आए तो यहाँ भी इस्लाम पहुंचा, जिसके बाद ये गजनवीद एम्पायर का हिस्सा रहे। इसके बाद ये बॉर्डर एरियाज सलातीन दिल्ली और फिर मुगलों के अंडर भी रहे। मुगलों की डिक्लाइन में पहले नादिर शाह और फिर ये इलाके अहमद शाह अब्दाली के पास आ गए। इसके बाद सिखों और अफगानों की इन इलाकों पर लड़ाइयाँ भी चलती रहीं। फिर अहमद शाह अब्दाली ने दुरानी सल्तनत की बुनियाद रख दी और हिंदुस्तान पर हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद मौजूदा बॉर्डर के साथ इलाके और भी अहम हो गए। साउथ में कल्लात जैसी रियासतें कायम हो गई। कल्लात के अमीर नसीर खान ने भी कुछ हमलों में अहमद शाह दुरानी का साथ दिया। 19th सेंचुरी के आगाज़ में जब पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह की हुकूमत आई तो दुरानी सल्तनत बिखर रही थी। काबुल का इक़्तिदार दुरानियों से बारकज़इयों के पास आ गया और 1826 से दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान का अमीर बन गया। इन इलाकों पर सिखों और अफगानों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 1834 में महाराजा रंजीत सिंह ने पेशावर पर मुकम्मल कब्जा कर लिया। इस दौरान खैबर पास पंजाब और अफगानिस्तान का बॉर्डर था। 1839 में ईस्ट इंडिया कंपनी, खालसा सरकार और डिपोज होने वाले दुरानी किंग शाह शुजा ने मिलकर एक बड़ी फोर्स तैयार की, जिसका मकसद शाह शुजा को फिर से अफगानिस्तान के तख्त पर बिठाना था और यूं पहली एंग्लो अफगान वॉर्स का आगाज हुआ। ये फौज, जिसे आर्मी ऑफ द इंडस कहा गया, ये काबुल पहुंच तो गई, लेकिन ये कैंपेन उनके लिए डिजास्टर साबित हुई और 1842 में इनको वापस आना पड़ा। बॉर्डर के इन एरियाज पर सिखों और अफगानों की लड़ाइयों के हवाले से मैं एक डिटेल्ड वीडियो कर चुका हूं। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 1845-46 में पहली एंग्लो सिख वॉर्स और फिर 1849 में दूसरी एंग्लो सिख वॉर्स के बाद अंग्रेज़ों ने पंजाब पर अपना कब्ज़ा मुकम्मल कर लिया तो जमरूद तक ये इलाके सिखों से अंग्रेज़ों के पास आ गए और अब ब्रिटिश सरकार अफगानिस्तान के साथ फेस टू फेस थी। ब्रिटिश इंडिया का बॉर्डर इन इलाकों तक फैल गया था और यहाँ से ही इस बॉर्डर की डिमार्केशन के तनाज़े का आगाज़ होता है। अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के ताल्लुकात शुरू से ही ख़राब थे। उनकी एक अनईजी रिलेशनशिप थी। ब्रिटिश सरकार को लगता था कि रूस, जो उनकी राइवल पावर थी, वो अफगानिस्तान के रास्ते उन तक पहुंचने की कोशिश करेगा। वो अफगानिस्तान को एक बफर जोन के तौर पर अपने और रूस के दरमियान रखना चाहते थे और उसे कंट्रोल भी करना चाहते थे। ब्रिटिश इस बॉर्डर को ग्रेट गेम का हिस्सा समझ रहे थे, जो 19th सेंचुरी के मिडल में अपनी पीक पर पहुंच चुकी थी। पहली एंग्लो अफगान वॉर्स की वजह भी यही थी, लेकिन दूसरी तरफ
روس بھی اس وقت اپنا اثر افغانستان میں بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا اور دونوں کابل میں اپنی مرضی کا رولر چاہتے تھے۔ پہلی اینگلو افغان وارز کے بعد دوست محمد پھر سے تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد 1863 میں دوست محمد کا بیٹا شیر علی امیر بن گیا، لیکن اس کے دور میں کابل میں ہونے والی خانہ جنگی میں ایک مرتبہ پھر بیرونی طاقتوں کی انٹرفیرنس بڑھ گئی۔ 1878 میں برٹش سرکار اور افغانستان کی امارات کے درمیان ایک مرتبہ پھر ہاسٹیلیٹیز کا آغاز ہو گیا۔ 22 جولائی 1878 کو ایک رشین ڈیلیگیشن کابل پہنچا۔ برٹش سرکار کے لیے ایک رشین ڈیلیگیشن کا کابل آنا خطرے کی ایک بڑی گھنٹی تھی۔ اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے برٹش گورنمنٹ آف انڈیا نے بھی شیر علی کے پاس ایک مشن بھجوانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس مشن کو امیر شیر علی نے انٹری دینے سے انکار کر دیا اور اسے علی مسجد کے نزدیک خیبر پاس میں روک لیا گیا۔ برٹش گورنمنٹ آف انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی انسلٹ تھی۔ اس نے افغان امیر کو الٹیمیٹم دے دیا کہ اسے اس پر معافی مانگنا ہوگی، لیکن امیر شیر علی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ 21 نومبر 1878 کو برٹش حکومت نے افغانستان پر جنگ ڈکلیئر کر دی اور اپنی 50,000 فوجیں افغانستان میں داخل کر دی۔ یہ فوجیں جلال آباد اور قندھار کی طرف بڑھنا شروع ہوئیں تو افغان امیر کابل سے نکل گیا اور اس نے ترکستان جانے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ رشین سپورٹ حاصل کر سکے، لیکن امیر شیر علی کا اسی دوران 21 فروری 1879 کو بلخ کے نزدیک انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے محمد یعقوب نے اپنے آپ کو امیر ڈکلیئر کر دیا۔ اس نے ساتھ ہی مئی 1879 میں انگریزوں سے بات چیت کا آغاز بھی کر دیا۔ اس نے برٹش فوج کے ملٹری کیمپ میں آنے کی ریکویسٹ کو بھی قبول کر لیا اور گندمک پہنچا، جہاں یہ انگلش فوج کیمپ کیے ہوئے تھی۔ یہ جگہ کابل سے 70 میل دور ہے۔ یعقوب خان اور سر لوئس کیوناری کے درمیان 26 مئی 1879 کو گندمک کا معاہدہ سائن ہوا۔ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ ایک طرح سے افغان امیر کا سرنڈر تھا۔ اس معاہدے کے تحت یعقوب خان افغانستان کے کئی سرحدی علاقوں سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس معاہدے کے آرٹیکل 9 کے مطابق اس نے سبی، کرم اور پشین کے علاقوں پر انگریزوں کا کنٹرول تسلیم کر لیا اور خیبر پاس اور مچھنی پاس کے علاقوں پر بھی برٹش سوزرینٹی کو مان لیا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ اس معاہدے کے تحت افغانستان کے امیر نے افغانستان کے فارن ریلیشنز کا کنٹرول برٹش سرکار کو دے دیا۔ معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ یعقوب خان برٹش سرکار کی مخالف طاقتوں سے کوئی انگیجمنٹ نہیں رکھے گا۔ اگر کوئی بیرونی حملہ ہوتا ہے تو برٹش حکومت اسے سپورٹ کرے گی۔ ساتھ ہی امیر نے اس بات کی بھی اجازت دے دی کہ کابل میں ایک برٹش مشن معاملات کو مینیج کرے گا۔ اس معاہدے کے بعد برٹش حکومت نے اپنے انوائے سر لوئس کیوناری کو کابل بھجوایا، لیکن 3 ستمبر کو افغانستان میں انہیں یعقوب خان کے بھائی ایوب خان نے قتل کروا دیا۔ اس بغاوت پر برٹش فورسز پھر افغانستان میں داخل ہو گئیں اور 2 دن میں کابل پہنچ گئی۔ یعقوب خان تخت سے دستبردار ہو گیا۔ برٹش فوج نے ایوب خان کی افغان فورسز کو بھی شکست دے دی۔ اب انگریزوں نے ان کے کزن عبد الرحمان خان کو کابل بلایا اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ افغانستان کا یہ نیا امیر عبد الرحمان افضل خان کا بیٹا اور دوست محمد کا پوتا تھا۔ وہ بھی تخت کا دعوے دار تھا اور یعقوب خان کا رائیول گروپ تھا۔ وہ اس سے پہلے ترکستان میں ایگزائل میں تھا۔ اس نے امیر بننے کے بعد گندمک معاہدے کو پھر سے تسلیم کر لیا۔ امیر عبد الرحمان، جسے آئرن امیر بھی کہا جاتا تھا، اپنے رول کو فارملائز کرنا چاہتا تھا اور اسے لگتا تھا کہ دونوں طرف ان بڑی طاقتوں کی لڑائی میں اس کے لیے اپنے علاقوں کو واضح کرنا بڑا ضروری ہے جس پر اس کی خود مختاری ہو۔ 1888 میں رشین افغان بارڈر کا تعین کیا گیا اور ایک جوائنٹ اینگلو رشین باؤنڈری کمیشن نے اس کی مارکنگ کی۔ اس کے بعد اس نے اپنے برٹش انڈیا کے ساتھ بارڈر کی ڈیمارکیشن کے لیے بھی کوششیں شروع کر دی۔ اس نے اکتوبر 1888 میں اس وقت کے وائسرائے آف انڈیا لارڈ ڈفرن کو خط لکھا اور کہا کہ ایک مشن کابل بھیجا جائے جو اس بارڈر کا تعین کرے، لیکن کوئی مشن نہیں آیا۔ اس کے بعد امیر عبد الرحمان نے 1890 میں سیکریٹری آف اسٹیٹ آف انڈیا وسکاؤنٹ کراس کو بھی اسی مقصد کے لیے ایک اور خط لکھا، جس پر وسکاؤنٹ کراس نے وائسرائے آف انڈیا کو ان معاملات کو دیکھنے کا کہا۔ 1892 میں اس وقت کے وائسرائے آف انڈیا لارڈ لینسڈاؤن نے پہلے تو میجر جنرل فریڈرک رابرٹس کو اس ایشو کو سیٹل کرنے کے لیے اپوائنٹ کیا اور افغانستان بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ امیر عبد الرحمان کے اس پر کچھ تحفظات تھے کیونکہ فریڈرک رابرٹس وہی تھا جو سیکنڈ اینگلو افغان وارز میں انگلش فورسز کی کمانڈ کر چکا تھا۔ امیر عبد الرحمان کو لگتا تھا کہ ایسے کسی شخص سے نیگوشیٹ کرنا مشکل ہوگا۔
बॉर्डर के लिए नेगोशिएशंस का आगाज भी बहुत कोई कॉर्डियल नहीं था और दोनों के दरमियान टेंशन बहुत बढ़ गई थी। लेकिन फिर 1893 में फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट सर मोर्टिमर ड्यूरेंट को काबुल भेजने का फैसला किया गया। अमीर अब्दुर्रहमान से बातचीत के लिए सर मोर्टिमर ड्यूरेंट 2 अक्टूबर 1893 को काबुल पहुंचे, जिन्होंने अफगानिस्तान के अमीर अब्दुर्रहमान के साथ इस बाउंड्री और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के तयन के लिए मुआहदे पर बात की। बातचीत कामयाब रही और दोनों के दरमियान 12 नवंबर 1893 को एक मुआहदा तय पाया। इस मुआहदे पर दस्तखत के बाद अगले दिन 13 नवंबर को अमीर अब्दुर्रहमान ने काबुल में एक पब्लिक दरबार मुनक्किद किया, जिसमें उसने कबायली सरदारों को इस मुआहदे पर ब्रीफ किया और उसने सर मोर्टिमर ड्यूरेंट का शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि अब्दुर्रहमान इस मुआहदे से खुश नहीं था और वो ये मुआहदा नहीं करना चाहता था। ये एक 1 पेज एग्रीमेंट था जिसमें 7 आर्टिकल शामिल थे और इस एग्रीमेंट को इंग्लिश और दरी में भी लिखा गया। इसमें वाखान से ईरान तक बॉर्डर का तयन किया गया और तय ये पाया कि इस लाइन के दोनों तरफ एक दूसरे के बॉर्डर में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। इस मुआहदे के तहत जो इलाके ब्रिटिश कंट्रोल में थे वो मोस्टली उसके पास ही रहे। ब्रिटिश इंडिया को सवात, बाजोड़, चित्राल, चागी, बुनेर, दीर, कुर्रम, वजीरिस्तान के कुछ हिस्से और खैबर पास के इलाके मिल गए। इनमें अरनवाई और बशगाल वैली भी शामिल थे। जबकि तय ये पाया कि चनाक तक असमर वैली अफगानिस्तान के पास होगी, उसे काफरिस्तान का कंट्रोल भी मिल गया। फिर मुआहदे में लिखा गया कि बीरमल का इलाका भी ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने खाली करने की हामी भर ली, जिसका नक्शा पहले ही अमीर अब्दुर्रहमान को दिया जा चुका था और बदले में वो वजीर और दावड़ इलाकों से अपना क्लेम विड्रॉ करेगा और चागी के इलाके से भी। अमीर अब्दुर्रहमान ने चमन के इलाके में भी ब्रिटिश कैंटोनमेंट पर अपनी ऑब्जेक्शन से विड्रॉ कर लिया। उसके साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अफगानिस्तान की सब्सिडी 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख करने का वादा भी कर लिया। इस मुआहदे से कई जगहों पर कबाइल तकसीम हो गए। इस मुआहदे के तहत तय ये भी पाया कि कबाइल बॉर्डर के दोनों तरफ अपने मामलात उसी तरह से चलाते रहेंगे अगर वो बॉर्डर स्टेबिलिटी के लिए ख़तरा ना बने। ब्रिटिश सरकार का मेन मकसद इन इलाकों का पॉलिटिकल कंट्रोल था। तभी कबाइल को मूवमेंट की आज़ादी भी दी गई और साथ ही एक लूज सा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप रखा गया। इस मुआहदे में किसी टाइम लिमिट का भी जिक्र नहीं था, जैसा कि कुछ लोगों का ख्याल है। उस वक्त इस मुआहदे का बैकड्रॉप ग्रेट गेम ही थी। अंग्रेज़ों को ख़तरा था कि रूस अफ़गानिस्तान के रास्ते उनकी सरहद तक पहुंच जाएगा और ये उनके ब्रिटिश इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा होगा। अंग्रेज़ अफ़गानिस्तान को एक बफर जोन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि जंग यहाँ से आगे ना बढ़े। वाखान का इलाका भी अफ़गानिस्तान को इसीलिए दिया गया कि रशियंस के साथ ये बफर जोन रहे। इस मुआहदे के तहत बाउंड्री के तयन के लिए एक जॉइंट इंडो अफ़गान सर्वे का आगाज़ हुआ, जो कि 1894 से 1896 तक जारी रहा। इसके तहत 1300 किलोमीटर का तयन किया गया। इस हवाले से सर्वे ऑफ इंडिया में डिटेल्ड मैप्स भी पब्लिश किए गए। इन सर्वेज का टेक्स्ट भी अवेलेबल है। 1896 में इस तमाम इलाकों को डिमार्केटेड करार दिया गया। सिर्फ खैबर पास के नज़दीक एक हिस्सा था जो उस वक्त मार्क नहीं हुआ, लेकिन उसे भी 1921 में मार्क कर लिया गया। इस मुआहदे में अगरचे डिटेल के साथ जिक्र था कि ये बाउंड्री लाइन क्या होगी, लेकिन असल मसाइल तब शुरू हुए जब ग्राउंड पर इसकी डिमार्केशन शुरू हुई और बाउंड्री कमीशन ने काम शुरू किया। एक तो अमीर अब्दुर्रहमान और ब्रिटिश सरकार के दरमियान इलाकों के क्लेम पर टेंशन बढ़ने लगी, लेकिन साथ ही बॉर्डर के दोनों तरफ कबाइल भी डिवाइड हो गए। ये मसाइल बड़े सीरियस थे। कबाइल इतनी आसानी से ये नई अरेंजमेंट कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। अमीर अब्दुर्रहमान, जो कि खुद भी पश्तून था, उसने पश्तून इलाकों के ब्रिटिश सरकार के पास जाने पर पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, लेकिन फिर हामी भी भर ली थी। इस मुआहदे से पहले भी इन तहफ़्फ़ुज़ात पर अमीर अब्दुर्रहमान ने वायसराय को ख़त लिखा था और वार्न किया था कि ट्राइब्स को इस तरह तकसीम करने से ना ये आपके किसी काम के रहेंगे और ना ही मेरे, और आप इनसे लड़ते ही रहेंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसके इन कंसर्न्स को डिसमिस कर दिया था। दूसरी तरफ इस बाउंड्री के तयन के साथ ही ब्रिटिश सरकार ने इस बॉर्डर के साथ वाले इलाकों को रेल से मिलाना शुरू कर दिया। जब कनेक्टिविटी बेहतर हुई तो ये इलाके ब्रिटिश इंडिया से ज़्यादा जुड़ना शुरू हो गए। अंग्रेज़ों ने इन इलाकों की पॉलिटिकल और मिलिट्री मैनेजमेंट शुरू कर दी। यहाँ पर बॉर्डर के साथ चेक पोस्टें कायम करना शुरू कर दी। अगरचे कबाइल का फिर भी पहले की तरह से आना जाना लगा रहा और उस ज़माने में भी ये कोई बहुत वेल प्रोटेक्टेड बॉर्डर नहीं था। अमीर अब्दुर्रहमान की 1901 में वफ़ात के बाद उसका बेटा अमीर हबीबुल्लाह खान अफ़गानिस्तान का अमीर बना। अब्दुर्रहमान की वफ़ात के बाद उस वक्त
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अफगानिस्तान हुकूमत की सब्सिडी भी बंद कर दी थी। जब हबीबुल्लाह खान अमीर बना तो उसे ब्रिटिश सरकार से एक अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी। लुइस डेन, जो उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, वो 12 दिसंबर 1904 को काबुल पहुंचे ताकि वो नए अमीर के साथ एक मुआहिदा कर सके। तकरीबन 3 माह की बातचीत के बाद 21 मार्च 1905 को होने वाले इस मुआहिदे को डेन हबीबुल्लाह एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इस मुआहिदे के तहत ब्रिटिश सरकार ने फिर अफगानिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को तस्लीम कर लिया और बदले में अमीर ने अफगानिस्तान के फॉरेन रिलेशंस चलाने की जिम्मेदारी ताज बरतानिया के हवाले कर दी। उस वक्त हबीबुल्लाह खान और लुइस डेन के दरमियान कम्युनिकेशन में भी इस बाउंड्री का जिक्र रहा और हबीबुल्लाह खान ने कन्फर्म किया कि वो अपने वालिद की कमिटमेंट को पूरा करेगा, अलबत्ता कुछ जगहों पर उसके क्लेम बरकरार रहेंगे। एक तरह से 1905 का ये एग्रीमेंट 1893 के मुआहिदे को रीअफर्म करने का फैसला ही था और इस लुइस डेन एग्रीमेंट में एक दफ़ा फिर से 1893 के मुआहिदे को कंफर्म किया गया। फरवरी 1919 में अमीर हबीबुल्लाह की असैसिनेशन के बाद हबीबुल्लाह खान का तीसरा बेटा अमानुल्लाह खान अफगानिस्तान का अमीर बना। उसने अमीर बनते ही अफगानिस्तान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया। नए अमीर अमानुल्लाह खान ने वाइसरॉय ऑफ इंडिया को ख़त लिखा और कहा कि उसकी ब्रिटिश सरकार के साथ कोई हॉस्टिलिटी नहीं है और वो ड्यूरेंट लाइन से जुड़े मामलात को भी सेटल करने के लिए तैयार है। लेकिन बरतानवी हुकूमत को इसकी ये बात बहुत ऑफेंसिव लगी। उस वक्त अफगानिस्तान के फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिश एम्पायर ही देख रही थी और दोनों के दरमियान टेंशन बढ़ने और फिर मामलात ख़राब होने पर तीसरी एंग्लो अफगान वॉर्स का आगाज़ हो गया। ये मुख्तसर सी जंग थी। अफगानिस्तान के नए अमीर ने जिहाद डिक्लेयर कर दिया और 3 फ्रंट्स पर ब्रिटिश इंडिया पर अफगान फोर्सेस ने हमला किया। अफगानों का ख्याल था कि पहली जंग अजीम के खात्मे पर ब्रिटिश फोर्सेस किसी भी लड़ाई के लिए एग्जॉस्ट हो चुकी होंगी और अफगान फोर्सेस का इरादा दरियाए सिंध तक आने का था। लेकिन इस लड़ाई में ब्रिटिश फोर्सेस का काउंटर अटैक बहुत ज़ोरदार था। इस काउंटर अटैक में उन्होंने स्पिन बोल्दक पर भी कब्जा कर लिया। इस लड़ाई में उन्होंने रॉयल एयरफोर्स को भी इस्तेमाल किया जिसने काबुल और जलालाबाद पर भी हमले किए। इस जंग में जिन इलाकों पर अफगान क्लेम कर रहे थे, ब्रिटिश फोर्सेस ने आगे बढ़कर अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत उन्हीं इलाकों पर कब्जा करने का प्लान कर लिया और इनमें मोहम्मद और वजीरिस्तान के कुछ इलाके भी शामिल थे। ये जंग 3 जून 1919 के सीज़ फायर के साथ ख़त्म होगी, जिसके बाद रावलपिंडी में दोनों के दरमियान बातचीत का आगाज़ हुआ। अफगान मिशन को अली अहमद खान हेड कर रहे थे, जबकि ब्रिटिश मिशन के हेड सर ए ग्रांट थे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी भी थे। दोनों के दरमियान 8 अगस्त 1919 को मुआहिदा हो गया। 1919 के इस मुआहिदे को ट्रीटी ऑफ रावलपिंडी भी कहा जाता है। इस मुआहिदे के अफगानिस्तान पर कुछ बड़े दूररस असरात हुए। एक तो इस मरतबा ये मुआहिदा अफगानिस्तान और ब्रिटिश सरकार के दरमियान था, जबकि इससे पहले के मुआहिदे अफगानिस्तान के अमीर और ब्रिटिश सरकार के दरमियान हुआ करते थे। फिर इसमें बॉर्डर का फिर से जिक्र था। अफगानिस्तान मोहम्मद और वजीरिस्तान के कुछ इलाकों पर अपना क्लेम अभी भी असर्ट कर रहा था, लेकिन अफगानिस्तान ने फिर भी इस बाउंड्री को तस्लीम कर लिया जो अमीर हबीबुल्लाह के ज़माने में थी। इसके आर्टिकल 5 के तहत तमाम बॉर्डर अरेंजमेंट्स को कंफर्म किया गया। कुछ अनडिफाइंड इलाकों की टेरिटरीज़ को भी मार्क करने का फैसला किया गया। लेकिन इस मुआहिदे के तहत अफगानों की सबसे बड़ी कामयाबी ये थी कि अब उन्हें अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाने का इख्तियार मिल गया था और अब इंटरनली और एक्सटर्नली अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया था। लेकिन इस मुआहिदे के बाद भी ऐसा लगता था कि दोनों ताकतों के दरमियान ये मसले सिर्फ ऑन पेपर ही हल हुए हैं। बॉर्डर की डिमार्केशन के दौरान ब्रिटिश सरकार को ट्राइब्स की मज़ाहमत का सामना रहा। अफगानों ने भी उनके साथ ताउन नहीं किया। अफगानिस्तान ने साथ ही रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात एक मरतबा फिर से बढ़ाना शुरू कर दिए। 22 नवंबर 1921 को दोनों के दरमियान एक और मुआहिदा हुआ जिसे ट्रीटी ऑफ काबुल कहा जाता है। इसको साइन करने वाले हेनरी आरसी, जो कि इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी थे, और महमूद तर्जी, जो कि अफगानिस्तान के डेलीगेशन को हेड कर रहे थे। इस मुआहिदे की निगोसिएशंस के दौरान एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के अमीर की तरफ से इलाकों की वापसी का मुतालबा किया जाता रहा। बरतानिया ने इस दौरान कुछ इलाकों पर अफगान अमलदारी कबूल भी कर ली। इस मुआहिदे की एक विड्रॉल क्लॉज भी थी। इसके तहत कोई भी मुल्क इससे निकल सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस मुआहिदे को फिर से 1930 में मोहम्मद नादिर ने कंफर्म किया, जो उस वक्त अफगानिस्तान का बादशाह था। इंटरेस्टिंगली यूँ अफगानिस्तान के 3 अमीरों अब्दुर्रहमान, हबीबुल्लाह खान और अमानुल्लाह खान ने इस ड्यूरेंट लाइन को कंफर्म किया
और 1921 में लीग ऑफ नेशंस की ईयर बुक में भी ड्यूरेंट लाइन को दोनों के दरमियान एक इंटरनेशनल बॉर्डर के तौर पर तस्लीम किया गया। लेकिन इन तमाम मुआहदों के बावजूद दोनों के दरमियान मामलात फिर से सर उठाते रहे। 1930 और फिर 1934 में भी दोनों के दरमियान बातचीत चलती रही, लेकिन ट्रीटी ऑफ काबुल ही वो मुआहदा था जिसके तहत अरेंजमेंट कायम रही, यहाँ तक कि 1947 में पाकिस्तान और भारत दो मुल्क बन गए और ये बॉर्डर पाकिस्तान के हिस्से में आ गया। पाकिस्तान बनने के बाद इसी बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से इसके अफगानिस्तान से हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की मुखालफत में यूएन में वोट किया, लेकिन उसके बाद उसने अपना ये नेगेटिव वोट अक्टूबर 1947 में ही विड्रॉ कर लिया और फरवरी 1948 में दोनों के दरमियान सफ़ीरों का तबादला हुआ। अफगानिस्तान ने 1949 में एक लोया जिरगा में ड्यूरेंट लाइन को मानने से इनकार कर दिया। 1950 में जब यह मामला हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने आया तो ब्रिटिश सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ रिलेशंस फिलिप नोएल बेकर ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ड्यूरेंट लाइन ही इंटरनेशनल बॉर्डर है। जुलाई 1973 में जाहिर शाह का तख्ता उलटकर सरदार दाऊद ने हुकूमत पर कब्जा किया तो उसने भी पश्तूनिस्तान की कैंपेन रिवाइव की। पाकिस्तान ने इसके जवाब में मुजाहिदीन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अफगानिस्तान अभी तक इस ड्यूरेंट लाइन को बॉर्डर नहीं मानता और ये वो इशू है जिस पर अफगानिस्तान में सब मुत्तफिक हैं, चाहे वो किसी भी कौमियत या ग्रोह से ताल्लुक़ रखते हों। ये अफगानों के लिए एक बड़ा नेशनलिस्ट इशू है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी इस बॉर्डर को तस्लीम नहीं किया और अंग्रेज़ दौर के मुआहदों की कोई हैसियत नहीं, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन थी। पश्तूनिस्तान अफगानिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम सतून रहा है जिसका हर दौर में जिक्र होता रहा और ख़ासकर तब जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात ख़राब होते हैं। पाकिस्तान का कहना है कि उसे इंटरनेशनल लॉ के तहत तमाम मुआहदे और कमिटमेंट्स भी वर्षे में मिली। पाकिस्तान का मानना है कि ड्यूरेंट लाइन मुतनाज़ इलाका नहीं है, इसको अफ़गान अमीरों ने बार बार कन्फर्म किया है और यही वो बॉर्डर था जिसको अब इंटरनेशनल बॉर्डर माना जाना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ के तहत अफ़गानिस्तान उन तमाम कमिटमेंट्स का पाबंद है जो उन्होंने ब्रिटिश इंडिया के साथ की थी। वियना कन्वेंशंस के तहत भी ये सब मुआहदे कायम हैं। 1947 में भी यहाँ के लोगों से यही सवाल पूछा गया था कि वो भारत के साथ जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ। खान अब्दुल गफ़ार खान और उनकी खुदाई खिदमतगार मूवमेंट ने भी यूनाइटेड इंडिया की हमायत की थी, ना कि अफ़गानिस्तान के साथ मिलने की। अंग्रेज़ों का क्या है, वो तो यहाँ से चले गए लेकिन इन तनाज़ात की एक लेगेसी छोड़ कर गए हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान हमसाए होते हुए, कल्चर एक होते हुए, ज़ुबान एक होते हुए दोनों मुसलमान मुल्क हैं, इस बॉर्डर डिस्प्यूट को सेटल नहीं कर सके। इतने सालों बाद भी ये बॉर्डर डिस्प्यूट दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ख़राब कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।